हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम आप 10 अप्रैल के करंट अफेयर की। ये काफ़ी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें कई प्रकार के जो करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण खबर होती हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर ये है कि केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से 60 वर्ष के जो नागरिक हैं उनके लिए 10 अप्रैल से बूस्टर डोज लगवाने की अनुमति दे दी है। हालांकि इस डोज को निजी संस्थानों के द्वारा लगवाया जा सकता है, जिसके लिए डोज की कीमत संस्थान के अनुसार आपकी रहेगी। जो भी जिस संस्थान पे आप लगवाएंगे बूस्टर डोज, उसके हिसाब से आपको इसके लिए पे करना होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति रहेंगे या स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके लिए बूस्टर डोज सरकारी संस्थानों पर ही लगेगा और इसके लिए कोई शुल्क नहीं पे करना होगा। 18 से 60 वर्ष की आयु के जो बीच के व्यक्ति हैं, 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच के, उन लोगों के लिए इस डोज के लिए पे करना होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति या फिर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके लिए कोई फीस या कोई भी शुल्क इसमें पे नहीं करना पड़ेगा। और बूस्टर डोज की खुराक केवल उन व्यक्तियों को लगाई जाएगी जिन्हें दूसरा डोज लगवाए हुए 9 महीने हो गए हैं। तो केंद्र सरकार ने ये निर्धारित किया है कि बूस्टर डोज चाहे 60 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है, 60 प्लस आयु का है, या 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के कोई भी व्यक्ति हों, टीका केवल उनको लगाया जाएगा जिनको दूसरा डोज लगाए हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं, उनके लिए सुविधा रहेगी। साथ ही इस डोज में वैक्सीन की वही खुराक लगाई जाएगी जो कि पहले वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पहले और दूसरे डोज में जो वैक्सीन आपको लगी है, वही वैक्सीन इसमें भी लगेगी। अगर कोविशील्ड पहले लगी थी तो अब भी कोविशील्ड लगेगी, और कोवैक्सीन अगर लगाई गई थी तो कोवैक्सीन ही इस बार भी लगाई जाएगी। आप इसके लिए कोविन की जो साइट है, कोविन ऐप है, कोविन की वेबसाइट है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो आप सीधे अस्पताल पहुँचकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी खबर रूस से है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में जानकारी ये है कि इस युद्ध को चलते हुए लगभग 45 दिन हो चुके हैं और अब तक भी ये युद्ध रुका नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कई देशों ने यूक्रेन की मदद करने की कोशिश करी है, यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता देने की कोशिश करी। सीधे तौर पर किसी ने सैन्य सहायता नहीं दी है, परंतु सैन्य हथियार वगैरह देने की बात करते रहे हैं और देते भी रहे हैं। जिसमें स्लोवाकिया नाम का एक देश है, उसने यूक्रेन को हाल ही में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही है। अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिलता है तो इससे यूक्रेन कुछ और अच्छे तरीके से युद्ध लड़ पाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है एक तरह का हवा में मिसाइल को मारने की क्षमता वाला एक सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पर कोई बाउंड्री है, इधर से कोई मिसाइल चल के आती है, इस तरह से कोई मिसाइल आएगी और यहाँ पर अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम रखा है तो यहाँ से ये एक मिसाइल छोड़ेगा और इधर से आने वाली मिसाइल को हवा में मार देता है। इस तरह का ये कार्य किया जाता है। तो स्लोवाकिया ने यूक्रेन को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के चलते कोई भी देश सीधे तौर पर यूक्रेन की सैन्य सहायता नहीं करना चाहता। कई देश जैसे कि ब्रिटेन है, अमेरिका है और भी देश हैं जो कि यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं इस युद्ध में। यूक्रेन की ओर से वो काफ़ी बार रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते रहे हैं, परंतु सीधे तौर पर सेना नहीं भेज रहे हैं। यदि कोई भी देश सीधे तौर पर यूक्रेन की सहायता के लिए अपनी सेना भेज देता है तो रूस के पक्ष में भी अन्य देश आकर युद्ध लड़ सकते हैं, जिससे कि तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना रह सकती है। इसलिए किसी भी देश ने सीधे तौर पर सेना अपनी नहीं भेजी है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, और इधर जो है ये व्लादिमीर पुतिन है जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। अगर मैप पे हम देखें तो ये सारा यूक्रेन है। इसके दो मुख्य क्षेत्र हैं, एक लुहांस्क, एक डोनेत्स्क। रसिया हमेशा कहता रहा है कि यूक्रेन को लुहांस्क और डोनेत्स्क को अलग देश के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए। इसी तरह का कुछ विवाद है जिसके कारण रसिया अपनी सेना लाकर यूक्रेन में आकर युद्ध कर रहा है। अगली खबर की हम बात करें तो भारत में चल रही PM आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। इसकी जानकारी सरकार द्वारा साझा की गई है। सरकार ने जो PM आवास योजना चलाई है, PM आवास योजना, उसके तहत सरकार ने ये जानकारी दी है कि अब तक 3 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं। और इन 3 करोड़ मकान में से ग्रामीण आवास योजना के तहत बनाए गए मकान 2 करोड़ 52 लाख मकान बनाए गए हैं, और शहरी आवास योजना के तहत इसमें 58 लाख मकान बना चुके हैं पक्के। सरकार ने ये निर्धारित किया था कि PM आवास योजना के तहत जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, उनको पक्के मकान दिए जाएं। इसके लिए 2 तरह की योजना चलाई गई थी, एक ग्रामीण आवास योजना, एक शहरी आवास योजना। तो इसमें ये बताया गया है सरकार द्वारा
ग्रामीण आवास योजना के तहत अब तक 2,52,00,000 मकान बनाए जा चुके हैं और शहरी आवास योजना के तहत 58 लाख मकान अब तक बनाए जा चुके हैं। ये पीएम आवास योजना है जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। अगली खबर हम चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 18वीं शताब्दी में एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम था लॉन्ग होल थ्योरी, जिसको कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता दी गई है। डार्विन ने इस थ्योरी में कहा था कि भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले पक्षी अधिक रंगीन होते हैं और ध्रुवों की ओर पाए जाने वाले पक्षियों का रंग फीका होता है। इन्होंने कहा था कि देखिए, अगर हम मैप पर देखें तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो कि एक बॉल की तरह मानी जाती है, पृथ्वी एक बॉल की तरह है, गोल है। तो इसका जो बीच का हिस्सा है वहाँ से एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है जिसको इक्वेटर कहते हैं। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो डार्विन ने 18वीं शताब्दी में ये कहा था कि इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में जो पक्षी पाए जाते हैं वो अधिक रंगीन होते हैं। और इसके नीचे अगर हम जाएं तो नीचे साउथ पोल आता है, ऊपर अगर जाएं तो ऊपर नॉर्थ पोल आता है। तो नॉर्थ पोल की ओर जाने पर जो पक्षी मिलते हैं या साउथ पोल की ओर जाने पर जो पक्षी मिलते हैं वो अधिक गहरे रंग के होते हैं या फिर उनका रंग फीका होता है। जबकि यहाँ पर मध्य रेखा पर जो पक्षी पाए जाते हैं उनका जो रंग है वो रंगीन होते हैं। इस तरह के ये पक्षी हैं जो कि भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। ये पक्षी काफ़ी रंगीन है। ये ऊपर वाला पक्षी, ये भी भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाला पक्षी है। ये जो दो पक्षी हैं ये ध्रुवों की ओर पाए जाने वाले पक्षी हैं जो कि गहरे रंग के होते हैं। ये ज़्यादा रंगीन नहीं होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, ऐसा डार्विन ने कहा था। ये देखिए, यहाँ पर इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर ये भारत का क्षेत्र है। तो यहाँ की ये बात की जा रही भूमध्य रेखा की। डार्विन की अगर हम बात करें तो डार्विन का जन्म 12 फरवरी को हुआ था 1809 में और इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1882 को हुई थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द डिसेंट ऑफ मैन। द डिसेंट ऑफ मैन में इन्होंने बताया था इस बुक में कि डार्विन ने मानव के विकास के बारे में इस बुक में बताया था। इस किताब को 1871 में प्रकाशित किया गया था। डार्विन ने ये बताया था कि मानव जो है उसका विकास किस तरह से हुआ है। मानव के बारे में ये अवधारणा चलती रही है हमेशा से। ये लोगों के दिमाग में जानकारी हमेशा से बताई जाती है कि मानव प्रारंभ में बंदर था, पहले बंदर था और बंदर से फिर मानव बना है। उस धीरे धीरे मानव बना है बंदर से। तो डार्विन ने अपनी इस पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन में ये कहा था कि जो बंदर था वो दो तरह का था। एक बंदर ऐसा था जो पेड़ पौधों पर रहता था, तो पेड़ पौधों पर रहने वाले एक बंदर था, और उसी से एक बंदर था जो कि ज़मीन पर रहने लगा। तो जो बंदर ज़मीन पर रहने लगा उसने धीरे धीरे अपने पैरों का उपयोग करना शुरू कर दिया, वो खड़े होने लगा। उसके बाद उसने अपने हाथों का उपयोग करना शुरू कर दिया। जब उसने अपने हाथों का उपयोग करना शुरू किया तो वो कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा। इस तरह से जो ज़मीन पर रहने वाला बंदर था उसका विकास हो गया और वो मानव बन गया। और जो पेड़ों पर रहने वाला बंदर था वो आज भी बंदर है। इस तरह की बात डार्विन ने कही थी। तो ये हैं डार्विन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने मानव के विकास के बारे में कुछ अवधारणाएं दी थी जिनकी हमने बात की है। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर श्रीलंका से है। वर्तमान में श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के चलते वहाँ की सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है। गोटाबाया राजपक्षे इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। ये गोटाबाया राजपक्षे हैं जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। इस समय श्रीलंका की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। आर्थिक स्थिति ख़राब होने के चलते वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जैसे कि जो आवश्यक खाने की वस्तुएं जैसे दाल है, चीनी है, ये सब आवश्यक वस्तुएं जो काफ़ी महंगी हो गई हैं। लगभग 3 गुने दाम में इस समय ये सामान मिल रहा है और लगभग 51 अरब डॉलर का कर्ज श्रीलंका पर है। 51 अरब डॉलर का कर्ज है इस समय श्रीलंका पर। तो श्रीलंका की जो सरकार है उसने ये निर्णय लिया है कि वर्तमान में जो आर्थिक संकट है उससे निकलने के लिए लगभग 13 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। सरकार का ये मानना है कि बिजली कटौती की जाने से जो बिजली पर होने वाले खर्च हैं, बिजली के मेंटेनेंस में जो खर्च आएगा, बिजली के बिल में जो खर्च आता है, उस खर्च को कम किया जाए और उस पैसे का उपयोग जो भी आवश्यक खाद्य सामग्री हैं जैसे दाल वगैरह है, जो भी है भोजन की चीज़ें हैं, उनको ख़रीदने में इसका उपयोग किया जाए। इस तरह का ये कार्य है। तो विपक्ष का कहना है कि सरकार जो गोटाबाया राजपक्षे हैं ये ठीक से देश को चला नहीं पा रहे हैं और इनके ठीक से ना चला पाने के कारण देश में ऐसी स्थिति है कि आर्थिक संकट आ गया है। इस कारण इनको अब काफ़ी ये अवधारणा चल रही है कि इनके जो पक्ष के जो सांसद वगैरह थे वो इनका साथ छोड़ने लगे हैं। वो भी इनसे खुश नहीं, वो इनका साथ छोड़ने लगे हैं। इसलिए विपक्ष का कहना है
कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, उस पर वोटिंग कराई जाए, यदि इनके पास बहुमत नहीं है तो ये इस्तीफा दें। इस तरह की बातें की जा रही है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो है श्रीलंका में समागी जाना वालवेगिया, ये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। ये देखिए मैप पे अगर हम श्रीलंका को देखें तो यहाँ पर ये दिखाई देता है श्रीलंका। ये देखिए ये भारत से बिल्कुल नीचे है श्रीलंका। भारत हालांकि इसकी मदद करने के लिए बात करता रहा है। ये श्रीलंका काफ़ी नीचे है। तो ये श्रीलंका के बारे में खबर थी। अगली खबर हम देखें तो फ्रांस से है। फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं तो कहीं भी जब चुनाव होते हैं, चुनाव से पूर्व काफ़ी घोषणाएं भी की जाती है चुनाव जीतने के लिए। तो इसी तरह की एक घोषणा की गई है। वहाँ की एक चुनाव प्रत्याशी है जिनका नाम है मरीन ले पेन इनका पूरा नाम है। मरीन ले पेन ने कहा है कि यदि वो चुनाव जीतती हैं तो फ्रांस में सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब ना पहनने के कानून को लागू कर दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए अगर ये खबर महत्वपूर्ण है तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसी भी एग्ज़ाम में ये सवाल आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि भारत के अतिरिक्त ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हिजाब का मुद्दा उठाया गया या हिजाब के बारे में बात की गई। तो फ्रांस का नाम निकल कर सामने आता है कि फ्रांस भारत के अतिरिक्त ऐसा देश है जहाँ पर हिजाब के बारे में बात की जा रही है। मरीन ले पेन है जो कि चुनाव की प्रत्याशी हैं। 10 अप्रैल से फ्रांस में चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति पद के लिए। तो उसके लिए इन्होंने घोषणा करी है कि यदि ये चुनाव जीत जाती हैं तो इस तरह का कानून लाएंगी तो जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 10 अप्रैल से चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं ये इमैनुअल मैक्रों हैं जो कि वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और फ्रांस को अगर हम मैप पर देखें तो फ्रांस इस तरह से ये फ्रांस यहाँ पे ये देखिए वर्तमान मैप पर हम देखें तो ये फ्रांस बनता है। इसके बारे में खबर थी। अगली खबर स्पेस एक्स से है। स्पेस एक्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो स्पेस एक्स के एक फाल्कन 9 रॉकेट ने 4 लोगों को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। इसमें 3 बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्हीं यात्रियों को अंतरिक्ष में घुमाने के लिए कार्य किया गया है। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जिसके मालिक एलन मस्क हैं। ये स्पेस एक्स के मालिक हैं। तो जिस तरह से स्पेस एजेंसी नासा है, नासा क्या करती है कि वो काफ़ी सारे मिशन लॉन्च करती है। जैसे मंगल मिशन हो गया, चाँद के लिए, चाँद पे अगर लोगों को भेजना है तो चाँद का मिशन हो गया। तो इसी तरह से नासा की मदद करने के लिए अमेरिका में एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का एक रॉकेट है। रॉकेट एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर बिठाकर लोगों को ऊपर ले जाया जाता है। उसमें इस तरह की सुविधा रहती है कि किस तरह से लोगों को ऊपर ले जाया जाए और वापस लाया जाए। तो अभी ये देखिए ये एक स्पेस स्टेशन है। ये हवा में उड़ता हुआ एक घर है। ज़मीन से जो पृथ्वी है उससे लगभग 400 किलोमीटर ऊपर, 420 का अनुमान भी लगाया जाता है, 400 से 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बना हुआ है और ये पृथ्वी की परिक्रमा लगाता रहता है। तो यहाँ पर जो फाल्कन 9 है रॉकेट, फाल्कन 9 नाम का जो रॉकेट है वो इन 4 लोगों को यहाँ पर लाएगा। वो व्यक्ति यहाँ पर कुछ दिन रुकेंगे और उसको वापस ले जाया जाएगा। इस तरह का ये कार्य है। नासा द्वारा ये कार्य किया गया है। नासा की सहायता से स्पेस एक्स ने ये काम किया है। नासा जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा का उद्देश्य है कि जो व्यक्ति है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी का विस्तार करना है। नासा चाहता है कि सौर मंडल में मानवीय गतिविधियाँ हों। जो मानव है, जो हमारी जनता है, वो ये जाने कि किस तरह से सौरमंडल में कार्य किए जाते हैं, सौरमंडल किस तरह का है, यूनिवर्स किस तरह का है, पृथ्वी किस तरह की है। इसकी समझ विकसित करने के लिए नासा अपने कार्यक्रम करता रहता है। और इसी क्रम में मंगल पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को 18 फरवरी 2021 को मंगल की सतह पर उतारा गया था। मंगल नाम का जो ग्रह है वहाँ पर ये अनुमान लगाया जाता है कि पानी है वहाँ पर। तो पानी की संभावना को देखते हुए ये अनुमान लगाया जाता है कि मंगल पर जीवन की संभावना हो सकती है। तो इसलिए नासा कई सारे मिशन वहाँ पर भेजता रहता है जिसके तहत ये जानकारी प्राप्त करी जा सके कि मंगल की क्या स्थिति है, वहाँ का वायुमंडल किस तरह का है, इस तरह की जानकारियाँ लेने के लिए। तो अमेरिका द्वारा ये कार्य किया गया। अमेरिका में 2 कंपनियाँ, नासा और स्पेस एक्स, ये है अमेरिका। अगली खबर की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में सरकार ने बहुमत खो दिया है। सरकार ने जो है बहुमत खो दिया है और इस वोटिंग में कुल 342 सदस्य हैं। क्या हुआ है कि 9 अप्रैल को
9 अप्रैल को पाकिस्तान में वोटिंग हुई, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसमें वोटिंग हुई। पाकिस्तान की जो संसद है उस संसद में कुल 342 सीट है, जिनमें से 174 सदस्यों ने इस पर वोटिंग करी। 174 सदस्यों ने वोटिंग करी और सारे वोट जो है इमरान सरकार के खिलाफ पड़े हैं, तो इससे इमरान खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा है। ये इमरान खान है जो कि अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, परंतु अब इनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया है। अगली खबर हम भारत से बात करेंगे। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। ये संग्रहालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बनाया गया है। इसमें नेहरू म्यूजियम को भी शामिल किया जाएगा। ये संग्रहालय 10,491 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसको बनाने की जो लागत है वो 271 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है। इस संग्रहालय के उद्घाटन की तारीख प्रारंभ में 25 दिसंबर थी 25 दिसंबर थी, क्योंकि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पड़ती है, परंतु इस तारीख को इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। इसके बाद 26 जनवरी की तारीख इसके लिए निर्धारित की गई, इस तारीख को भी इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। अब 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन सुनिश्चित किया गया है। तो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया जाना है। इस संग्रहालय का उद्देश्य पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों की उपलब्धि, जो कि अब तक 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है भारत देश, तो 1947 से अब तक के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन सभी ने किस तरह के कार्य किए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सभी को इस म्यूजियम में दिखाया जाएगा। ये देखिए, ये म्यूजियम के अंदर का चित्र है। इस तरह से यहाँ पर इनकी मूर्तियाँ लगाई जाएंगी, फ़ोटो वगैरह लगाई जाएंगी, और इनकी जो ऑडियो क्लिप्स हैं, ऑडियो क्लिप्स यानी कि इन्होंने जो भाषण दिए थे उसकी जो भी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को संस्कृति मंत्रालय खरीद रहा है प्रसार भारती से, और उन सभी रिकॉर्डिंग को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ पर जो भी म्यूजियम में जाएंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय में, वो इसको सुन भी सकते हैं। इस तरह का ये कार्य बाहर से ये कुछ इस तरह से दिखता है। अगली खबर की हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा एनजीओ, जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके लिए एक अधिनियम में संशोधन किया गया था, और इस अधिनियम का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसे विदेशी अंशदान संशोधन अधिनियम 2020 भी कहा जाता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। क्या होता है कि एनजीओ के लिए सरकार ने एक कानून लाई थी कि जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकारी संस्था नहीं है लेकिन सरकारी संस्थाओं की तरह कार्य करते हैं, अब ये सरकारी संस्थाओं की तरह कार्य करते हैं तो इनको बाहर से फंडिंग मिलती है, बाहर से पैसा मिलता है इनको इस तरह से। तो सरकार ने ये निर्णय लिया था कि जो भी एनजीओ हैं उनको जो फंडिंग मिलेगी, उनको जो पैसा मिलेगा, उस पैसे पर निगरानी रखी जाएगी। यदि विदेशों से किसी भी एनजीओ को पैसा मिलता है तो उसके लिए एनजीओ को दिल्ली में एक अकाउंट खोलना होगा अपना, दिल्ली की एसबीआई जो शाखा रहेगी उसमें खाता खोलना होगा एसबीआई में, उसी में ये फंडिंग आ सकती है। और जिस कार्य के लिए फंडिंग आ रही है उसी कार्य में इस पैसे का खर्च करना होगा। इस तरह का संशोधन किया था बिल में सरकार ने। तो इसके खिलाफ कुछ एनजीओ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। एनजीओ का कहना था कि अगर उनको किसी भी चीज़ से पैसे मिलते हैं तो वो उसका उपयोग दूसरे किसी अच्छे कार्य के लिए भी कर सकते हैं, इस तरह का ये मानना था। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि जो भी फंडिंग इनको मिलती है विदेशों से उस पर निगरानी रखी जाए, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इस तरह की ये न्यूज़ है। तो चलिए हम आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी लाते रहेंगे। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कई सारे जो विशेष मुद्दे होते हैं उन पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें कि जो भी वीडियो आएँ वो सबसे पहले आपको मिलें।